तो आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा डॉगी की मदद से 1 करोड़ रुपए ढूंढने की भी हो रही है। अहमदाबाद के एक घर में 1 करोड़ से ज्यादा की चोरी के मामले में डॉगी ने मददगार की भूमिका निभाई, जिससे आरोपी पकड़े गए। दरअसल किसान उदय संघ सोलंकी के घर में गेहूं के ड्रम में रखे हुए 1 करोड़ 7,80,000 रुपए चोरी कर लिए गए थे। फिर पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे वहां चोरों का एक बैग मिला। फिर इसी बैग की निशानदेही पर डॉग पेनी की मदद से पुलिस ने चोरों को ढूंढ निकाला। ये डॉग पुलिस को आरोपियों के घर से 50 मीटर की दूरी तक ले गया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये वाला ऑफेंस और इसके अलावा जो एक पहले भोपाल पुलिस स्टेशन में जो ऑफेंस हुआ था उसमें हमारे 2 ट्रैकर डॉग्स, एक चेजर और दूसरा पेनी जो है। चेजर जो है वो बेल्जियन शेपर्ड है और पेनी जो है वो डॉबरमैन है। इन दोनों डॉग्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। यूपी के झांसी में सड़क पर बिखरे टमाटरों की सुरक्षा के लिए पुलिस जवान तैनात करने पड़ गए। कानपुर हाईवे से दिल्ली जा रहा टमाटर से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रक में भरे टमाटर पूरे रोड पर बिखर गए। टमाटर के दाम पहले से ही आसमान छू रहे हैं। ऐसे में हादसे के बाद वहां पहुंची पुलिस ने एहतियातन ट्रक की घेरेबंदी कर दी ताकि आसपास के लोग टमाटर लूट न पाएं। बताया गया कि रात भर पुलिस ऐसे ही वहां तैनात रही। पंजाब के संगरूर में हरकृष्णपुरा गांव की रहने वाली 21 साल की नवनीत कौर गांव की सरपंच बन गई। उन्हें कुल 415 वोट में से 350 से ज्यादा वोट हासिल हुए। वहीं उनके नजदीकी विरोधी को 55 वोट ही मिल सके। बताया गया कि नवनीत 12वीं की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहती थी, लेकिन गाँव के लोगों की अपील के कारण उन्होंने ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया। यूपी के संभल में डीएम और एडीएम एक शराब के ठेके पर खुद ग्राहक बनकर रियलिटी चेक करने पहुंच गए। दरअसल डीएम राजेंद्र पैसिया को शराब की दुकान पर ज्यादा पैसे लिए जाने की शिकायत मिली थी। ऐसे में वो इसकी असलियत जानने के लिए खुद ठेके पर पहुंचे, जहां उन्होंने ग्राहक बनकर शराब की बोतल खरीदी। हालांकि उन्हें उसी दाम पर ये बोतल मिली जो दाम बोतल के ऊपर लिखा था। कहा जा रहा है कि ठीक इसी समय दुकानदार भी डीएम को देखते ही पहचान गया था। हालांकि आरोप है कि डीएम से पहले जिस ग्राहक ने बोतल खरीदी उस पर 10 रुपए ज्यादा वसूले गए। ऐसे में डीएम ने इस मामले में जाँच के आदेश दिए हैं। यूपी के सहारनपुर में कुछ महंगी गाड़ियों से हूटर बजाना और स्टंट करना महंगा पड़ गया। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। फिर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक स्कॉर्पियो और 3 थार सीज कर दी। साथ ही ड्राइवरों पर केस भी किए गए। बताया गया कि आरोपी एक ढाबे पर जन्मदिन का जश्न मनाकर निकले थे। उसी वीडियो के आधार पर इन गाड़ियों को जब्त किया गया है। 4 गाड़ियों को थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा इसमें चालान की भी कार्रवाई की गई है और एक मुकदमा भी पंजीकृत कर दिया गया। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष वाईएस शर्मिला का एक सरकारी बस में सफर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान वो बस में टिकट खरीदते और महिला यात्रियों से उनकी समस्याएं सुनती नजर आईं। वाईएस शर्मिला ने इस मौके पर सभी महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की भी मांग उठाई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकते हैं। इसीलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी हो जाती है। और आज की खबर जान से मारने वाली धमकियों से जुड़ी हुई है। बॉलीवुड के दबंग सलमान खान को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप पर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी देने वाले शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई से जुड़ा हुआ बताया है और उसने लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से चल रही दुश्मनी को खत्म करने की एवज में 5 करोड़ रुपए की मांग की है। इस धमकी के मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जेल में रहकर भी लॉरेंस बिश्नोई अपने क्राइम सिंडिकेट को किस तरीके से चला रहा है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां इस पर नकेल क्यों नहीं लगा पा रही। ऐसे में जरूरी है कि जान से मारने वाली धमकियों को लेकर पुलिस प्रशासन सावधानी बरते और दूसरों को भी सावधान रहने के लिए हॉर्न बजाए। बॉलीवुड के बजरंगी भाईजान सलमान खान को फिर से एक नई धमकी मिली। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भरा मैसेज मिला।
जिसमें सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई के साथ दुश्मनी को खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है। मैसेज में ये भी लिखा है कि इसको हल्के में ना ले, वरना सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। सलमान के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से डर और धमकी का ये सिलसिला काफी पुराना है। लॉरेंस गैंग ने कभी भाईजान को धमकी भरे खतों से डराया, तो कभी घर के बाहर फायरिंग से दबाव बनाया, और अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान के बेहद करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या का दावा करके उन्हें डराने की कोशिश की। कभी बेफिक्र होकर साइकिल पर मुंबई की सड़कों पर मौत से निकल जाने वाले सलमान खान आज आजाद होकर भी कैद है। कड़ी सुरक्षा के बीच सलमान बाहर निकलते जरूर है, लेकिन अपने आने जाने की हर खबर उन्हें पुलिस को देनी पड़ती है। उनके घर के बाहर और बैंड स्टैंड के आसपास पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद सुपरस्टार सलमान खान के घर की बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। आप एक तरह से कह सकते हैं मुंबई पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि सलमान खान को पूरी तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर गैलेक्सी अपार्टमेंट जो आप देख रहे हैं, इसमें सलमान का घर है। एक समय था जब सलमान खान इसी गैलरी में आकर अपने फैंस के ऊपर अपने फैंस के साथ वेव करते थे, हाथ दिखाते थे, लेकिन जब से घर के बाहर गोली चली है गैलरी पर, तब से ये होना बंद हो गया है। बिल्डिंग में आप देखेंगे तो तकरीबन 50 से 60 पुलिस वाले जो हैं वो मुंबई पुलिस के तैनात रहते हैं। उसके अलावा आप कह सकते हैं कि विदाउट यूनिफॉर्म में सिविल ड्रेस में भी कई पुलिस वाले जो हैं आसपास इस जगह पर नजर रखे हुए हैं। उसके साथ साथ AI सपोर्टेड CCTV कैमरास जो है सलमान के घर के बाहर लगाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी मदद ये है कि अगर कोई चेहरा इस कैमरे में 3 बार दिखता है तो पुलिस उसे इन्वेस्टिगेशन के लिए या इंक्वायरी के लिए उस शख्स को बुला सकती है। गैलेक्सी अपार्टमेंट के अंदर जाने वाले हर शख्स की एक तरह से चेकिंग जो है वो की जाती है। उसके साथ साथ जो भी रेसिडेंट्स सलमान खान के परिवार के अलावा यहाँ पर रहते हैं उनके डिटेल जो है वो बनाई गई हैं। 2 से 3 पुलिस चौकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सलमान खान के घर के बाहर है, एक पुलिस चौकी जो है सलमान खान के घर के अंदर है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि उनके सिक्योरिटी प्लान को किया गया है। ज्यादातर समय सलमान खान बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के बाद गैलेक्सी अपार्टमेंट यानी कि इसी घर पर बिता रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। दूसरी तरह आप कह सकते हैं कि अब उनकी जो भी मूवमेंट होती है उस मूवमेंट का प्लान उनकी सिक्योरिटी को दिया जाता है। इस साल की शुरुआत में ही सलमान के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया था। वैसे धमकी मिलने का सिलसिला बरसों पुराना है। लॉरेंस बिश्नोई से सलमान को 2018 से लगातार धमकियां मिल रही हैं। इस बीच कई बार उन्हें मारने की कोशिश की गई और कई गिरफ्तारियां भी की गई। सलमान भी अपने घर के बाहर हुई फायरिंग की जांच में मुंबई पुलिस को अपना बयान भी दे चुके हैं कि लॉरेंस बिश्नोई उन्हें जान से मारना चाहता है। सलमान के बयान के मुताबिक 2022 में मेरे पिता ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई थी। मेरे पिता को एक खत मिला था जिसमें मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। ये खत मेरे अपार्टमेंट बिल्डिंग के दूसरी तरफ की बेंच पर रखा हुआ था। मार्च 2023 में मुझे अपनी ऑफिशियल ईमेल पर मेरी टीम एम्प्लॉय को एक मेल आया था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मुझे और मेरे परिवार को धमकी दी गई थी। इस बारे में मेरी टीम ने बांद्रा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी। ऐसे में सवाल ये भी है कि लॉरेंस बिश्नोई की सलमान से दुश्मनी की वजह क्या है। सलमान पर आरोप है कि 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान राजस्थान में काले हिरण का शिकार किया था। सलमान के अलावा सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम कोठारी पर भी आरोप लगे थे। बिश्नोई समाज ने तब सलमान के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई थी। सलमान को इसके लिए जोधपुर कोर्ट ने 5 साल की सजा भी सुनाई थी। हालांकि बाद में उन्हें इस मामले में बेल मिल गई। इसी के चलते लॉरेंस सलमान खान को मारना चाहता है। हालांकि अब इस लड़ाई में बिश्नोई समाज की तरफ से एक समाधान भी दिया जा रहा है। बिश्नोई समाज का कहना है कि अगर सलमान खान बीकानेर के मुकाम मुक्तिधाम में आकर माफी मांगे तो समाज एक बार उनको माफ करने के बारे में सोच सकता है। उसको माफी तभी मिलेगी जब गुरु महाराज के आके मंदिर में माफी मांगे तो समाज सोच सकता है माफी देने के बारे में। बिश्नोई समाज गुरु महाराज के नियम अनुसार सोच सकता है, वो समाज का मामला है। समाज बड़ा होता है, वो सोचने पे गुरु महाराज की वाणी है जैसे क्षमा दया हृदय धरो, उस पे चलते हुए विचार कर सकता है, वो समाज का मामला है। सलमान खान ये स्वीकार करता है, आम समाज के सामने माफी मांगता है या भगवान से माफी मांगता है जामेश्वर से, तो
देखो क्या क्या वो करते हैं। सलमान खान को बहुत सारे डेथ थ्रेट्स रिसीव हो चुके हैं और उन सब के बीच में भी सलमान खान अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स को अध्ययन करते हुए पहुंच चुके हैं फिल्म सिटी, यहाँ पर जहाँ पे बिग बॉस का शूट हो रहा है। जी हाँ, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ मुंबई के फिल्म सिटी में, जहाँ पर मेरे पीछे जैसे कि आप देख सकते हैं सारी वैनिटी वैन्स लगी हुई हैं और बिग बॉस 18 का जो वीकेंड के एपिसोड्स हैं जो सलमान खान के साथ शूट होने वाले हैं वो यहाँ पर शूट किए जाएंगे। सूत्रों की माना जाए तो सलमान खान यहाँ पर पहुंच गए थे अर्लियर दिस मॉर्निंग इटसेल्फ और ओवर 60 से भी ज्यादा सिक्योरिटी ऑफिशियल्स डेप्यूट किए गए हैं सलमान की सिक्योरिटी के लिए। ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान अपने शैले में ऑलरेडी है और शैले से वो सेट पर जाएंगे और जो 2 एपिसोड्स हैं वीकेंड के वार के, सलमान खान अपनी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स पूरी करते हुए उनको अच्छी तरीके से निभाते हुए एपिसोड्स शूट करके ही यहाँ फिल्म सिटी से निकलेंगे। उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स है उनके आजू बाजू में इर्द गिर्द और प्रॉपर कैमरा, प्रॉपर वेपन्स के साथ पाए गए हैं, ना कि जो उनके प्रोडक्शन हाउस के मेंबर्स हैं उनको भी खासकर बोला गया है कि जब तक पूरा शूट ना हुआ जाए कोई भी सेट से नहीं निकलेगा। 12 अक्टूबर को हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है, वो भी तब जब खुद लॉरेंस अहमदाबाद के साबरमती जेल की ऐसी हाई सिक्योरिटी सेल में बंद है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हाई प्रोफाइल बाबा सिद्दीकी मामले में लॉरेंस बिश्नोई का नाम आने के बाद पुलिस उससे पूछताछ कर सकती है। माना जा रहा है कि लॉरेंस को साबरमती जेल से हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मुंबई पुलिस अनुमति मांग सकती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई हत्या को अंजाम कैसे दे सकता है। हम जो है वो साबरमती मध्यस्थ जेल में है, जहां पे एक विशेष सेल में लॉरेंस बिश्नोई को रखा गया हुआ है। साल 2023 के अप्रैल महीने में गुजरात एटीएस को ये कस्टडी दी गई थी। उसके बाद एनआईए का जो ड्रग्स केस चल रहा है उसी विशेष कोर्ट में उसका केस चल रहा है और वही इसीलिए वो साबरमती जेल में जो है वो बंद है। पुलिस सूत्रों की माने तो उसे वहां पे रखा गया है साबरमती जेल में, क्योंकि ये साबरमती जेल का एक स्पेशल सेल है, अंडा सेल जिसको बोला जाता है। उसके अंदर लॉरेंस है, उसके साथ और कोई आरोपी जो है वो नहीं है और कोई कैदी वहां पे नहीं है, सिर्फ लॉरेंस अकेला रहता है। और जो जेल सूत्रों के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, जेल अधिकारियों से, उनकी जो बात माने तो अभी तक मुंबई पुलिस की ओर से कोई संपर्क नहीं किया गया, ना ही कोई एजेंसी यहाँ पे पूछताछ के लिए आने वाली है। अभी जो पूरी प्रोसीडिंग है वो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट से अगर परमिशन मिलता है उसके बाद गुजरात पुलिस का संपर्क किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे कोई एजेंसी आ सकती है। पर अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक किसी भी एजेंसी ने गुजरात पुलिस से संपर्क नहीं किया है और ना ही कोर्ट में कोई बात आई है। कोर्ट अप्रूवल के बाद गुजरात पुलिस के संपर्क करना पड़ेगा, उसके बाद एजेंसी यहाँ पे आ सकती है। तो अभी की जो बात है उसके मुताबिक कोई भी एजेंसी ने अभी संपर्क नहीं किया है और अभी लॉरेंस गुजरात की जेल में है, ना ही उससे कोई पूछताछ की गई है, ना ही उससे अभी तक कोई मिलने आया है। लॉरेंस बिश्नोई भले ही जेल में बंद है, लेकिन अपने गुर्गों की मदद से वो सलमान खान के लिए खतरा बन गया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर कनाडा में सलमान खान के साथ काम करने वाले गायकों के घर पर फायरिंग करके वो अपने इरादे जता चुका है। इसे लगता है कि लॉरेंस सलमान के सपोर्ट सिस्टम को तोड़ना चाहता है और उनके करीबियों को नुकसान पहुंचाकर सलमान के मन में खौफ पैदा करना चाहता है। सवाल ये भी उठता है कि लॉरेंस बिश्नोई ये सब पब्लिसिटी के लिए तो नहीं कर रहा। सलमान को जान से मारने की धमकी देना और बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लेना कहीं पब्लिसिटी स्टंट का हिस्सा तो नहीं। हालांकि इस मामले में जांच जारी है और एक दिन सच तो सामने आएगा ही। फिलहाल इस मामले में जरूरी है कि जान से मारने वाली धमकियों को लेकर पुलिस प्रशासन सावधानी बरते और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाए। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और मुंबई से केशा चीमा के साथ मुस्तफा शेख, गुड न्यूज टुडे। भारत ने लेबनान की मदद के लिए भेजी 33 टन से ज्यादा की राहत सामग्री। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को बड़ी राहत मिली। दरअसल राजधानी के राउस एवेन्यू कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को जमानत दी थी। इसके साथ ही कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई। इन शर्तों के तहत सत्येंद्र जैन मामले से जुड़े किसी भी गवाह या शख्स से संपर्क नहीं कर सकेंगे। साथ ही वो किसी भी तरह से मुकदमे को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा वो बिना इजाजत विदेश नहीं जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से रूस के दौरे पर जाएंगे। दरअसल वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के न्योते पर ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेंगे। ये समिट अगले हफ्ते 22 और 23 अक्टूबर को कजान में होगा। ये इस साल प्रधानमंत्री मोदी की रूस की दूसरी यात्रा होगी।
हरियाणा में नई बीजेपी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दरअसल उसने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत अनुसूचित जाति आरक्षण में कोटे के अंदर कोटे का फैसला लागू कर दिया। हालांकि सरकार के इस फैसले पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने आपत्ति जताई। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अगले साल से छत्रपति शिवाजी महाराज पर कई नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के अंतर्गत शिवाजी महाराज की युद्ध कला, युद्ध नीति और उनकी कूटनीति से जुड़ी बातें पढ़ाई जाएंगी। इसमें महाराष्ट्र सरकार और पुणे यूनिवर्सिटी भी भूमिका निभाएगी। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के मुद्दे पर आपात बैठक की। दरअसल कई इलाकों में प्रदूषण की समस्या एक बार फिर से उभर आई है। यमुना नदी में सफेद झाग नजर आया। वहीं राजधानी की रोहिणी और पटपरगंज समेत 13 जगहों पर भी हवा काफी खराब स्तर पर पहुंच गई। यहां पर AQI 300 के पार दर्ज किया गया। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने फैसला किया है कि वो प्रदूषण से निपटने के लिए मेट्रो के फेरे में इजाफा करेगी। यूपी में बरेली की एक अदालत ने एक युवक को झूठे रेप केस में फंसाने के मामले में लड़की को सख्त सजा दी। झूठे आरोप लगाने वाली लड़की को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धापा का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाविकास अघाड़ी में सीट को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ रही है। अघाड़ी के दलों के बीच कल मैराथन बैठक के बावजूद सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका है। खबर है कि विदर्भ और मुंबई की करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 या फिर 2 से अधिक दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि वो राहुल गांधी से बात करेंगे। वहीं कांग्रेस संजय राउत पर पलटवार कर रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में कलह शुरू हो गई है। पहले खबर आ रही थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है और विधानसभा की 288 में से 260 सीटों पर बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन अब कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव शिवसेना में कुछ सीटों को लेकर खींचतान जारी है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। जो सिक्स कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी ये है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को ओवररोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं, हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। दरअसल गुरुवार को मुंबई के एक होटल में अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। शिवसेना उद्धव से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और एनसीपी शरद से जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता शामिल थे। लेकिन इस बैठक के बाद भी 28 सीटों पर पेच फंसा रह गया। लिहाजा ये तय हुआ कि इन सीटों पर अब दिल्ली में फैसला होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे दल को न तो बैठक में बुलाया गया और न ही उनकी मांगों को तवज्जो दी गई। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे से लिस्ट लिया था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, कहा था मैं वहां पर सबको दे दूंगा लिस्ट। उन्होंने लिस्ट दे दिया और मुझे फोन भी आया कि भाई आपकी 12 आदमी की लिस्ट मुझे मिल चुकी है। एक बार मुझे यहाँ पर मंत्रालय के सामने जो बंगला है, शिवसेना का ऑफिस है, उसमें बुलाया गया और 15-20 मिनट बात हुई। मैंने बताया ये सीटें मुझे लड़ना है, तो उन्होंने कहा इसमें इस सीटें हमें लगता है कि आपको देने में कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। सारे पार्टी के लोग बैठे थे वहां पर। संजय राउत जी से बात हुई, सब लोगों से बात हुई। उसके बाद आपको 7 तारीख 8 तारीख के बाद बुलाया जाएगा। बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं है। हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। पहला चर्चा हमारी हो चुकी है। हमारा आज सीटों का बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग होगा और उसके बाद उनसे भी हम चर्चा करके
दो दिन के अंदर में वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। कांग्रेस कह रही है कि जैसा सम्मान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है, वैसी ही सहमति महाराष्ट्र में भी बनेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मालेगांव और धुले के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव से बातचीत के बाद सीटों पर सहमति बन जाए। जबकि खबर तो ये भी है कि कांग्रेस पूर्वी विदर्भ में उद्धव शिवसेना के लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी में दो फाड़ होने के बाद शिवसेना की वहां कोई मौजूदगी नहीं है। वहीं मुंबई की 2 सीटों पर भी कांग्रेस और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग को जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। वहीं बीजेपी इस लड़ाई पर तंज कस रही है। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं। कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है। कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है। अभी भी निकल रहा है। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की भी खबर ले आए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 218 अंक उछलकर 81,225 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 104 अंकों पर चढ़ा। ये 24,854 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो और मेटल समेत कई सेक्टरों के शेयरों में मजबूती रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो क्लासिक एसयूवी का नया बॉस एडिशन लॉन्च कर दिया। कंपनी ने इसे 2 वेरिएंट एस और S11 में बाजार में उतारा है। इसकी शुरुआती कीमत करीब 13.5 लाख रुपए है। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी विश्व प्रसिद्ध वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम की। काशी में बाबा विश्वनाथ मंदिर में भक्तों की सहूलियत को लेकर लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और इसी कड़ी में मंदिर में नए कदम उठाए गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन को आने वाले भक्तों को सुगम दर्शन की कीमत 50 रुपए घटा दी गई है। बाबा विश्वनाथ के भक्तों को सुगम दर्शन के लिए अब 250 रुपए देने होंगे, जो कि पहले 300 रुपए थे। हालांकि सुगम दर्शन की नई व्यवस्था लागू होने के बाद भक्तों को प्रसाद नहीं मिलेगा। मंदिर प्रबंधन के अनुसार भक्तों की सहूलियत और त्योहार में भीड़ को देखते हुए ये व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक श्री काशी विश्वनाथ मंदिर की मंगला आरती की ऑनलाइन बुकिंग दीपावली तक फुल है और 26 दिनों की वेटिंग चल रही है। वहीं सप्तऋषि आरती में 29 दिन, श्रृंगार आरती में 25 दिन और मध्याह्न भोग आरती में 16 दिनों की वेटिंग चल रही है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक मंगला आरती की कुल 6,240 टिकट एडवांस में ही बुक हो चुकी है। इसके अलावा मंदिर में एक बड़ा बदलाव तंदुल महाप्रसाद के रेट को लेकर हुआ है, जो कि पहले से 20 रुपए महंगा हो गया है। प्रसाद बना रही अमूल कंपनी ने 200 ग्राम प्रसाद के लड्डुओं की कीमत 120 रुपए तय की है, जो कि पहले 100 रुपए हुआ करती थी। अमूल से पहले 2 संस्थाएं महालक्ष्मी ट्रेडर्स और बेला पापड़ स्वयं सहायता समूह पिछले 5 साल से प्रसाद बना रहे थे, जिन्हें मनाकर अमूल को ये काम दिया गया। मंदिर ट्रस्ट ने कदम बाबा विश्वनाथ को चढ़ने वाले प्रसाद की क्वालिटी बनाए रखने के लिए किया है। तंदुल महाप्रसादम को बेलपत्र के पाउडर, चावल का आटा, चीनी और ड्राई फ्रूट्स मिलाकर तैयार किया जाता है और इसके अलावा मंदिर के पास ही अमूल दूध का सेल काउंटर भी लगाया गया है, जहां से भक्त
10 रुपए में दूध शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले सकते हैं। बाबा विश्वनाथ मंदिर में हुए इन बदलावों को लेकर हमने काशी में मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कुछ भक्तों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। वीआईपी दर्शन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यह मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा। श्री विश्वेश्वर के धाम में सभी लोग सामान्य हैं, सभी श्रद्धालुओं का समान स्वागत है और सभी वीआईपी हैं या सभी सामान्य हैं, सभी के लिए हमारे पास एक जैसी व्यवस्था है। परंतु इसमें कई बार होता है कि धाम में अधिक से अधिक समय बिताने का हर भक्त का, हर श्रद्धालु का मन होता है, तो लोग लाइन में लगते हैं। जो समय लाइन में लगता है उसमें लाइन में लगकर लोग दर्शन करते हैं, इसके बाद भी यहाँ बैठे रहते हैं, धाम में समय व्यतीत करते हैं। परंतु कतिपय कारणों से लंबे समय से यह डिमांड थी कि कई बार श्रद्धालु आते हैं, उनको किसी को फ्लाइट पकड़नी हुई, ट्रेन पकड़नी हुई, किसी के पास छोटा बच्चा हुआ तो उसके पास समय कम होता है। जिन लोगों के पास समय कम होता है उनके लिए एक अलग लाइन का प्रावधान किया गया था, जिसमें एक टिकट का कंपोनेंट रखा गया था, जिसमें पहले 300 रुपए का टिकट हुआ करता था और 50 रुपए का प्रसाद का कंपोनेंट अनिवार्यता उसमें जोड़ दिया गया था। परंतु बाद में अभी जब तंदूर महाप्रसाद लागू किया गया तो यह भी एक मत आया सामने कि हो सकता है व्यक्ति को अधिक प्रसाद की आवश्यकता हो या प्रसाद की आवश्यकता ना हो, वो जहां जा रहा हो उस दिन प्रसाद ना ले जा सकता हो। तो इस तरह की परिस्थितियों के लिए प्रसाद की अनिवार्यता वाला जो कंपोनेंट है उसको समाप्त किया गया है। तो जो 50 रुपए का प्रसाद पहले अनिवार्यता दिया जाता था, वह कंपोनेंट समाप्त किए जाने के कारण अब 250 रुपए में सुगम दर्शन का टिकट जो पहले का मूल्य था उसी मूल्य में मिल रहा है। तो ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। 300 रुपए से रेट घटा के 250 रुपए किया गया, इसको किस तरह देख रहे हैं? ये तो काफी अच्छी व्यवस्था है और रेट कम करने से पहले भी श्रद्धालु आते थे और अधिक ही संख्या में आते थे, और चूंकि मंदिर में और श्रद्धा में तो पैसे का कोई महत्व होता नहीं है, लेकिन ये है कि दर्शन, सुगम दर्शन आराम से हो रहा और ये रेट उन्होंने अगर कम किया है तो ये बहुत ही अच्छी बात है और उनको साधुवाद। बहुत ज़्यादा राहत देगा और इससे और ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे, तो मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है ये चीज़। नया प्रसाद लॉन्च किया गया है, उसमें थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो चीज़ें हैं बहुत ही शुद्ध और सात्विक बताई जा रही हैं। चावल के आटे का प्रयोग हो रहा है, बिलपत्र का प्रयोग हो रहा है, लेकिन उसके रेट को लेकर थोड़ा सा लोग कह रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा है। इसको किस तरह देखते? तो उसमें क्या है ना, क्वालिटी अब जब मेंटेन करेगा थोड़ा बहुत तो उसमें भी इजाफा होगा ना, रेट का इजाफा होगा, क्योंकि क्वालिटी अच्छा दे रहे हैं, क्योंकि वो खाने का चीज़ है। वो हम प्रसाद किस लिए, प्रसाद हम लोग लेते हैं ना, तो उसमें अगर रेट अगर ज्यादा कितना 20 रुपए का फर्क हुआ ना, समझौता कर सकते तो इतना हो ही सकता। उधर तो 50 रुपए घटत, फिर भी तो 30 रुपए का किफायती हो रहा है ना। ये तो आम पब्लिक के लिए बहुत अच्छी बात है। अब बाबा विश्वनाथ का आम जन भी आराम से दर्शन करेंगे, इससे बड़ी खुशी की बात और क्या है। बाबा का आशीर्वाद सब पे बना रहे। हर हर महादेव। बहुत खुशी हो रही है हमें कि हमें 250 में सुगम बुकिंग मिली और अभी देखते हैं दर्शन करने के बाद कैसा रहता है अनुभव। प्रसाद तो हमेशा शुद्ध होता है और आई थिंक ये तो और अच्छा कदम है, सबको शुद्ध प्रसाद मिले। हिंदू धर्म में तो चावल का अपने आप में महत्व है ना। चावल को शुद्ध माना जाता है, उसको या अक्षत के रूप में पूज लो या अन्न के रूप में, वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो ये आम श्रद्धालु हैं जो काशी विश्वनाथ मंदिर में सुगम दर्शन की सुविधा लेकर दर्शन करने को जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में वो लोग खुश होते हैं जो परिवार के साथ आते हैं, क्योंकि उससे थोड़ी सी बचत के साथ उनका काफ़ी पैसा बच जाता है। और इस पहल को वो बहुत ही नेक और अच्छा पहल बता रहे हैं और जनता इससे फिलहाल जो श्रद्धालु हैं वो खुश नज़र आ रहे हैं। रोशन जायसवाल, वाराणसी, GNT। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का समापन। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने और समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। केरल के सबरीमला अयप्पा मंदिर में दर्शन करने के लिए अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। इसके जरिए वर्चुअल क्यू लगेगी। त्रावणकोर देवास्वोम बोर्ड ने इसके लिए रोजाना के 70,000 तीर्थयात्रियों की लिमिट तय की। इससे तीर्थयात्रियों को लंबी कतारों से बचने में मदद मिलेगी। व्हाट्सएप पर जल्द एक नया फीचर लॉन्च किया जाएगा। अब आप इसमें हर चैट के लिए अपने हिसाब से थीम चुन सकेंगे। अभी तक आपको थीम का ऑप्शन तो मिलता है, लेकिन वो सभी चैट्स के लिए एक जैसी होती है। दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस का समापन हो गया है। सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई प्रदर्शनी और संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ। ट्राई ने ब्रॉडकास्टिंग और टेक्नोलॉजी में उभरते ट्रेंड्स पर एक संगोष्ठी आयोजित की। इसमें इन क्षेत्रों के कई दिग्गजों ने हिस्सा लिया। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। देश में त्योहारों की रौनक है। दिवाली को महज 2 हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में अयोध्या में भी खास तैयारी हो रही है। दरअसल वहां इस बार भी दीपोत्सव के रंग नजर आने वाले हैं और इस साल भी राज्य सरकार कई कीर्तिमान बनाने की तैयारी में जुटी है। एक और खास बात,
वो ये कि इस बार यहाँ 1100 से ज्यादा साधु संत भी दीपोत्सव में आरती में शामिल होंगे। अयोध्या धाम में तैयारी दीपोत्सव की है। चाक पर माटी के दिए बन रहे हैं, घाटों को सजाया जा रहा है। सरयू के तट पर बसी पावन अयोध्या नगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगाने के लिए रोशनी और सजावट के इंतजाम में लोग लगे हैं, क्योंकि इस बार अयोध्या में दीपोत्सव का खास उल्लास है। मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव जो है, इसलिए लक्ष्य भी बड़ा है। इस बार राम की पैड़ी पर 55 घाटों पर जलेंगे 25 लाख दिए, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। गत वर्ष जैसा कि आपको विदित है कि 51 घाटों पर ये दिए प्रज्वलित किए गए थे। इस वर्ष चूंकि लक्ष्य 25 लाख का हो गया है, आप जानते हैं कि गत वर्ष लक्ष्य 21 लाख का था, तो हमें एक स्थल, दीपोत्सव स्थल जो राम की पैड़ी के निकट ही है, जिसका नाम है भजन संध्या स्थल, वहां पर घाटों को नया चिन्हित किया जा रहा है। इस तरह से कुल घाटों की संख्या 55 हो रही है। कहते हैं लंका विजय के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौटे तो अयोध्या वासियों ने उनके आगमन की खुशी में दीप जलाए थे। परंपरा तो तब से चली आ रही है, और सिर्फ अयोध्या में नहीं, पूरे देश में। लेकिन जब सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली तो इस परंपरा को और भव्य बना दिया। साल 2017 में उन्होंने राम की पैड़ी के घाटों पर दीपोत्सव की नई परंपरा की शुरुआत की, और पिछले 8 सालों में 1,80,000 दियों से शुरू होकर ये आज 25 लाख दिए एक साथ जलाने के रिकॉर्ड तक आ पहुंची है। लिहाजा इस बार इंतजाम भी बड़े हैं। लेजर शो के जरिए राम के जीवन चरित्र का अद्भुत प्रदर्शन किया जाएगा। 1100 प्रतिष्ठित साधु संत इस बार दीपोत्सव की खास आरती में भाग लेंगे। यही नहीं, इस बार आम अयोध्या वासी भी दीपोत्सव के इस खास कार्यक्रम को राम की पैड़ी पर बैठकर देख सकेंगे। व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27,000 से अधिक वॉलंटियर्स होंगे। निश्चित रूप से बहुत भव्य तरीके से होने वाला है, और इसके लिए जो भी हमारे संबंधित विभाग हैं, सभी के साथ में एक बैठक हो चुकी है, निर्देश दिए जा चुके हैं, और जो पिछली बार का लक्ष्य था दीप प्रज्वलन का, उससे ऊपर ही रहेगा, और इसके साथ साथ अन्य जो भव्य एक्टिविटीज हैं वो भी इस बार होंगी। तैयारी जोर शोर से चल रही है। दीपोत्सव पर अयोध्या के धर्मपथ और रामपथ को लाइट से जगमग किया जाएगा। इस काम में लगे लोगों का कहना है कि 25 से 27 अक्टूबर तक सजावट का काम पूरा कर लिया जाएगा। रामपथ और धर्मपथ की ओर सजावट, भव्य सजावट होगी, और सारी रोडों पे सजावट होनी है। करीबन 2 किलोमीटर की रोड सजावट होनी है, और लगभग हमारा 50 आदमी अभी लगा हुआ है। स्टाफ 50 आदमियों का स्टाफ मेंटेनेंस करने में लगा हुआ है। मतलब एक बार फिर प्रभु की राम नगरी अयोध्या त्रेता युग की तरह जगमगाने वाली है, उसी वैभव, उसी दिव्यता और प्रकाश के साथ। बात करें दीपोत्सव की, तो इस बार दीपोत्सव इसलिए भी खास है कि राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद का यह पहला दीपोत्सव है। इसलिए दीपोत्सव तो खास होने ही वाला है, क्योंकि दीपोत्सव की पहचान ही प्रभु श्री राम से जुड़ी है। और लंका विजय के बाद वापस आने के बाद जब यहाँ पर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाए थे, तो तभी से दीपोत्सव की ये परंपरा शुरू हुई थी। इसलिए इस बार का दीपोत्सव बड़ा खास होने वाला है। मनबीर सिंह, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। बेंगलुरु में संभली टीम इंडिया की पारी। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते खेल चक्कर का। बेंगलुरु टेस्ट के तीसरे दिन टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की। उसने तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 3 विकेट पर 231 रन बना लिए थे। हालांकि विराट कोहली दिन की आखिरी गेंद पर आउट हुए, उन्होंने 70 रन बनाए, वहीं सरफराज भी 70 रन पर नॉट आउट है। इससे पहले न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 402 रन बनाए थे। दिल्ली में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के एक मुकाबले में तमिलनाडु के बल्लेबाज साई सुदर्शन ने दोहरा शतक ठोक दिया। इस तरह मेहमान टीम ने दिल्ली के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक 1 विकेट के नुकसान पर 379 रन बना लिए। इसमें सुदर्शन के 202 जबकि वॉशिंगटन सुंदर के 96 रन शामिल रहे। दोनों अभी नॉट आउट है।
भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने नेपाल में आयोजित सैफ महिला चैंपियनशिप में शानदार शुरुआत की। भारत ने अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 5-2 से हरा दिया। इसी मुकाबले में भारतीय कप्तान आशा लता देवी ने 100वां मैच खेलने की उपलब्धि हासिल की। वो स्ट्राइकर नंगागोम बाला देवी 50वां अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाली देश की पहली महिला फुटबॉलर बन गई। पाकिस्तान ने दूसरे मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड को 152 रनों से मात दे दी। इस तरह मेजबान टीम 3 साल बाद घरेलू मैदान पर कोई टेस्ट मैच जीत पाई। इंग्लैंड की टीम दूसरी पारी में 144 रनों पर ही ढेर हो गई थी। इसके साथ ही 3 टेस्ट मैचों की ये सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। अटकलें हैं कि बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन अपने घरेलू मैदान पर आखिरी टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। दरअसल वो विदेश गए थे, लेकिन अब तक बांग्लादेश नहीं लौटे, लिहाजा उनकी जगह हसन मुराद को शामिल किया गया। ये टेस्ट सोमवार को ढाका में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होगा। शाकिब ने पहले ही संन्यास का ऐलान कर दिया था। उस वक्त में मेरी यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।